हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। आई एम योर एजुकेटर धर्मेंद्र सिंह। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बाकी बचे हुए इंटेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, जो कि पेज नंबर 216 पे गिवन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विथ द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। मतलब जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं, अगर हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करें तो उसके क्या एडवांटेजेस होंगे विथ रिस्पेक्ट टू सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आइए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं 1, 2 एंड 3 जो पैरेलल में कंबाइंड है एक बैटरी के थ्रू, और यही 3 इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस 1, 2 एंड 3 सीरीज में कंबाइंड है उसी बैटरी के थ्रू। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं उन पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होती है, मींस सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सेम पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच डिवाइसेस। और सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है? सभी डिवाइसेस पे डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसमें क्या होता है? डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए जब इसमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी डिवाइसेस पैरेलल में कंबाइंड होंगी उन पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होगी तो क्या होगी? वो सभी डिवाइसेस प्रॉपर वर्क करेंगे, क्योंकि सभी डिवाइसेस एक प्रॉपर वोल्टेज पे ही वर्क करती हैं। तो अगर सभी डिवाइसेस को प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा तो सभी डिवाइसेस क्या होंगी? प्रॉपरली वर्क करेंगी। लेकिन सीरीज में क्या होता है कि इन पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। मतलब जो सबसे पहले डिवाइस होगी उस पर ज्यादा पोटेंशियल होगा, ठीक है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू घटने की वजह से सभी डिवाइसेस प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 बल्ब हैं, तो 3 बल्ब हैं तो क्या होगा? इन तीनों बल्बों को अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो सभी बल्ब क्या होंगे? सेम लाइट देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर 3 बल्ब है और तीनों बल्ब मान लीजिए सेम नेचर के हैं, तो पहले बल्ब पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, दूसरे बल्ब पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? थोड़ी कम होगी, तीसरे पे और कम होगी। क्योंकि सीरीज में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ड्रॉप होता जाता है, कम होता जाता है। तो पहला बल्ब तेज जलेगा, अगला वाला बल्ब थोड़ा धीमा हो जाएगा, उसके अगला वाला थोड़ा और धीमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला डिसएडवांटेज हो गया किसका? सीरीज कॉम्बिनेशन का। यह कह सकते हैं कि पहला एडवांटेज हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। दूसरा क्या एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन का? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी डिवाइसेस हैं उन पे हम इंडिविजुअल स्विच लगा सकते हैं। मतलब अगर एक टाइम पे हमको एक डिवाइस को ऑन करना हो, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ स्विच लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे स्विच लगा दिया, तो हमने क्या किया? केवल हम इस डिवाइस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके इफेक्ट जो है बाकी दूसरे डिवाइसेस पे नहीं होगा। ठीक है, या हम इसको हम चाहे ऑन करें या चाहे क्लोज करें तो यहाँ भी हम स्विच लगा सकते हैं। तो डिवाइस 2 जो होगी ऑन होगी या ऑफ होगी, जैसा हम चाहेंगे। ठीक है, तो स्विच लगा के हम क्या कर सकते हैं? किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होगा। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने स्विच लगा के मान लीजिए एक डिवाइस को हमने ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो बाकी आगे वाली जितनी भी डिवाइसेस है वो भी ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कोई भी डिवाइस मान लीजिए खराब भी हो जाती है तो बाकी आगे वाली जो डिवाइस होंगी उनकी ऑपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिवाइस नंबर 2 खराब हो गई, ठीक है, तो एक कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, लेकिन केवल डिवाइस 2 का कनेक्शन ब्रेक होगा। ठीक है, बाकी देखिए लाइन से क्या हो गया? ये कनेक्शन 3 वाली डिवाइस कनेक्ट है तो 3 वाली डिवाइस क्या होगी? वर्क करती रहेगी। ऐसे अगर और भी डिवाइस कनेक्ट होंगी वो भी वर्क करती रहेंगी। तो मतलब एक डिवाइस के खराब होने से पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली डिवाइसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
ठीक है। लेकिन अगर यही डिवाइस सीरीज में कंबाइंड है और मान लीजिए एक डिवाइस खराब हो गई, तो एक क्या हो गया, इसका कॉम्बिनेशन ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये कॉम्बिनेशन इसका यहाँ से कनेक्शन ब्रेक होगा तो बाकी तीसरी वाली जो डिवाइस है वो नहीं वर्क करेगी, उसके आगे जितनी भी डिवाइसेस हैं वो वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक ये भी एडवांटेज हो गया विथ रिस्पेक्ट टू सीरीज कॉम्बिनेशन। नोट कर सकते हैं आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, जो कि पेज नंबर 216 पर गिवन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of पार्ट ए 4 ohm और पार्ट बी 1 ohm। देखिए यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, 2 ohm, R2 है, 3 ohm और R3 6 ohm। 3 रेजिस्टर्स हैं, 2 ohm, 3 ohm और 6 ohm। तो इनको हम किस टाइप से कंबाइन करें कि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, पार्ट ए में 4 ohm आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जो लोवेस्ट रेजिस्टेंस वैल्यू है और जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस वैल्यू है उनको हम मार्क कर लेते हैं। तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है, लोवेस्ट रेजिस्टेंस वैल्यू से कम है तब उनको पैरेलल में कंबाइन करेंगे, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हाईएस्ट रेजिस्टेंस वैल्यू से ग्रेटर है तब उनको क्या करेंगे, सभी रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करेंगे। और यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच में है तब हमको सीरीज और पैरेलल दोनों में कंबाइन करना पड़ेगा। कुछ रेजिस्टेंसेस को सीरीज में और कुछ को पैरेलल में कंबाइन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो 4 ohm की वैल्यू है क्या है, बीच में है वैल्यू। ठीक है, तो इस केस में हमें कुछ रेजिस्टेंस को सीरीज में और कुछ को पैरेलल में कंबाइन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 ohm और 6 ohm का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ohm होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इनका 2 ohm और 3 ohm का पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम रेजिस्टेंस निकालें तो ये होता है फार्मूला R2 इंटू R3 अपान R2 प्लस R3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू R2 3 है, R3 6 है, इंटू 6 अपान 3 प्लस 6, ये वैल्यू आ गई 2 ohm। ठीक है, इसका मतलब ये 2 ohm है और R1 को हम इसके सीरीज में कंबाइन कर दें तो 2 + 2 4 ohm हमें आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 को सीरीज में कंबाइन करना पड़ेगा और R2 और R3 इसके R2 और R3 का पैरेलल R1 के सीरीज में होगा। तो इस टाइप से कॉम्बिनेशन होगा। ये हो गया 2 ohm, ये हो गया 3 ohm और ये हो गया 6 ohm। तो 4 ohm का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 और 6 को पैरेलल में कंबाइन करके 2 ohm के साथ सीरीज में कंबाइन कर देंगे। दूसरा ऑप्शन बी में क्या गिवन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें 1 ohm चाहिए। तो देखिए 1 ohm जो वैल्यू है इन तीनों रेजिस्टेंस से जो लोवेस्ट वैल्यू है उससे भी कम है। इसका मतलब हमें तीनों को बिना सोचे समझे पैरेलल में कंबाइन कर देना होगा। ठीक है, तो 1 बाई पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो ये हो गया 6 एलसीएम हो जाएगा, ये हो गया 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 6/6, ये वैल्यू आ गई 1। तो R की वैल्यू कितना आ जाएगी, R की वैल्यू आ गई 1 ohm। ठीक है, तो इस केस में हम कैसे ड्रा करेंगे, ऐसे पैरेलल में तीनों रेजिस्टेंस को कंबाइन कर देंगे। यहाँ पे हमारा 2 ohm हो गया, ये हो गया 3 ohm और ये हो गया 6 ohm। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जो कि पेज नंबर 216 पर गिवन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज, पार्ट ए है द हाईएस्ट, पार्ट बी है द लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24 ohm। देखिए यहाँ पे 4 कॉइल्स है, चारों की रेजिस्टेंस वैल्यू गिवन है। पहले कॉइल की रेजिस्टेंस वैल्यू R1 इक्वल टू 4 ohm, दूसरे कॉइल की रेजिस्टेंस वैल्यू R2 इक्वल टू 8 ohm
तीसरे कॉइल की रेजिस्टेंस वैल्यू R3 इक्वल टू 12 ओम और चौथे कॉइल की रेजिस्टेंस वैल्यू R4 इक्वल टू 24 ओम है। ठीक है, तो एक पूछ रहा है कि इन चारों कॉइल्स को किस तरह कंबाइन करें कि इनका जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो एक बार पार्ट ए में हाईएस्ट मिले और पार्ट बी में लोएस्ट मिले। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो उनकी जो टोटल वैल्यू होती है वो हाईएस्ट होती है। ठीक है, और जब हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो उनकी जो टोटल वैल्यू होती है या इक्विवेलेंट वैल्यू जो होती है वो लोवेस्ट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में फॉर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दे शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो इस केस में अगर R इनकी हाईएस्ट वैल्यू होती है, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, ये वैल्यू आ गई 48 ओम। ठीक है, तो यही हमें हाईएस्ट वैल्यू हो गई। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है कि इनकी लोवेस्ट वैल्यू कब होगी, मतलब चारों कॉइल्स की जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो लोवेस्ट कब होगी, जब ये पैरेलल में कंबाइंड होंगे। ठीक है ना, तो फॉर लोवेस्ट, तो लोवेस्ट वैल्यू के केस में क्या हो, पैरेलल में कंबाइंड होंगे तो पैरेलल वाले फार्मूले से हम लोवेस्ट वैल्यू को निकालेंगे। तो अगर R इनकी लोवेस्ट वैल्यू है तो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, ये वैल्यू 24 एलसीएम हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया 12/24, तो ये वैल्यू आ गई 1/2। तो 1/R की वैल्यू 1/2 आ गई, तो R की वैल्यू कितना हो गई, 2 ओम। इसका मतलब रेजिस्टेंस की जो लोवेस्ट वैल्यू हुई, ठीक है ना, वो कितना हुई, 2 ओम, और ये कब आई, जब चारों कॉइल्स पैरेलल में कंबाइन हुई। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जो कि पेज नंबर 218 पर गिवन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। यहाँ पे ट्रांसफर्ड चार्ज कितना है, Q की वैल्यू गिवन है 96,000 कूलम। कितने टाइम पीरियड ट्रांसफर हो रहा है, T की वैल्यू दे रखा 1 आवर। 1 आवर इक्वल टू, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 60 इंटू 60, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो हो जाएगा 3600 सेकेंड, ये टाइम की वैल्यू हो गई। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितना दे रखा है, V इक्वल टू 50 वोल्ट। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना है, हीट जनरेटेड। तो हीट जनरेटेड का क्या फार्मूला होता है, H इक्वल टू VIT, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट इंटू टाइम। यहां पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 50 वोल्ट, और यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है, करंट हम की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन चार्ज की वैल्यू पता है। तो हमें पता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो I की वैल्यू क्या होती है, QT इंटू, यहाँ पर भी T दिया हुआ है, तो T से T यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या मिला, 50 इंटू Q की वैल्यू हमें यहाँ दिया है 96,000। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 48040। तो ये हो गया हमारा 4.8 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, तो कितना हीट प्रोड्यूस हुई, 4.8 इंटू 10⁶ जूल। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करते हैं, जो कि पेज नंबर 218 पे गिवन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस गिवन है, क्या है, आर की वैल्यू 20 ओम, और ये कितना करंट ले रहा, आई की वैल्यू दे रखा है 5 एम्पियर। ठीक है, तो हमें जो इलेक्ट्रिक आयरन है इसके कॉइल्स के क्रॉस कितना हीट डेवलप होगी 30 सेकेंड में, वो निकालना है। ठीक है, टाइम की वैल्यू, टी की वैल्यू दे रखा है 30 सेकेंड। ठीक है, तो हमें पता है हीट डेवलप्ड। ठीक है, ये इसका क्या फार्मूला होता है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 स्क्वायर, आर की वैल्यू 20 इंटू टी है 30, ये हो जाएगा कितना 25 इंटू 600, ये हो गया 15,000 जूल, या 15 इंटू 1000 जूल लिख सकते हैं। 1000 जूल में 1 किलो जूल होता है, तो ये हो जाएगा 15 किलो जूल। तो कितनी हीट डेवलप होगी 15 किलो जूल। नोट कर लीजिए इसको भी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जो कि पेज नंबर 220 पर गिवन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। तो यहाँ पे क्या गिवन है, मोटर जो इलेक्ट्रिक मोटर कितने एम्पियर की करंट देता है, आई इक्वल टू दे रखा है 5 एम्पियर। ठीक है, और सप्लाई वोल्टेज कितना दे रखा है, V इक्वल टू 220 वोल्ट। ठीक है, और टाइम की वैल्यू दे रखी है 2 आवर। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक मोटर की पावर निकालनी है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू वी आई, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो देखिए यहाँ पे सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी गिवन है और आई की वैल्यू भी गिवन है, तो सीधे हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। 220 इंटू 5, ये हो गया 1100 वाट, या इसको हम लिख सकते हैं 1.1 किलोवाट। ठीक है, क्योंकि 1000 वाट में 1 किलोवाट होता है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.1 किलोवाट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक मोटर। अगर हम इसको ई से डिनोट करें एनर्जी कंज्यूम्ड को, तो हमें पता है P इक्वल टू क्या होता है, E बाई टी, रेट ऑफ कंज्यूम्ड एनर्जी इज कॉल्ड पावर। ये ठीक है ना, तो यहां से हम कंज्यूम्ड एनर्जी की वैल्यू निकल जाएगी, E इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू टी। देखिए पावर की वैल्यू अगर हम किलोवाट में रख दें और टाइम की वैल्यू आवर में, तो क्या हो जाएगा 1.1 इंटू 2। ठीक है, P की वैल्यू 1.1 किलोवाट और टाइम की वैल्यू 2 आवर, तो हो जाएगा 2.2। यूनिट क्या आएगी, किलोवाट आवर। तो यही हमारी एनर्जी कंज्यूम्ड की वैल्यू हो गई 2.2 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर भी एनर्जी कंज्यूम्शन की एक यूनिट होती है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सलूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि पेज नंबर 221 पर गिवन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन द रेशियो आर बाई आर डैश इज। ऑप्शन ए है 1/25, ऑप्शन बी है 1/5, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 25। देखिए एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। इस पीस ऑफ वायर को 5 इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं। जब हम 5 इक्वल पार्ट में कट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ ए लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो अगर हम लेंथ को 5 इक्वल पार्ट में कट करेंगे
तो सभी पार्ट की लेंथ कितना हो जाएगी, L/5, 1/5 टाइम्स हो जाएगी लेंथ की। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे क्या हो जाएगी, इनिशियल रेजिस्टेंस का 1/5 पार्ट हो जाएगा। तो सभी पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू R5 इक्वल टू R/5। तो कट करने पे सभी पार्ट के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना हो जाएगी, R/5। अब इन सभी पार्ट्स को पैरेलल में कंबाइन किया जा रहा है और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना गिवन है, R'। ठीक है, तो पैरेलल वाले फार्मूले से हम R' की वैल्यू निकालते हैं। तो 1/R' इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ये हो जाएगी। R1 की वैल्यू क्या है, R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। ये हो गया 5/R प्लस ये 5 ऊपर चले जाएंगे सारे, 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। ये हो गया 25/R। सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू आ गई 25/R। तो ये 1/R' की वैल्यू आ गई 25/R। R को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसके न्यूमरेटर पार्ट में, तो हो जाएगा R'/R, सॉरी R/R'। R/R' की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। तो यही हमें R/R' की वैल्यू पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो R/R' की वैल्यू हो गई 25। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। ये ऑप्शन डी सही है, तो यहाँ पे हम डी लिख देते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जो कि पेज नंबर 221 पर गिवन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। ऑप्शन ए है I²R, ऑप्शन बी है IR², ऑप्शन सी है VI और ऑप्शन डी क्या है, V²/R। तो हमको यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, तो इन चारों ऑप्शन में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टर्म इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इलेक्ट्रिकल पावर होता क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क टू मूव ए चार्ज पार्टिकल इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर P इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स W/T। W क्या है, वर्क डन है, T टाइम है। तो W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू Q। अगर Q कूलम चार्ज को हम मूव करा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस V के इफेक्ट में, तो वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है, VQ। लेकिन Q इक्वल टू क्या होता है, IT, इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, क्योंकि I क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग, नहीं सॉरी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। तो यहां से मिल गया हमें Q की वैल्यू IT। तो यहाँ पे Q के जहां पे IT रख दें तो क्या मिलेगा, V इंटू IT। तो ये हो गया VIT, ये W की वैल्यू हो गई। तो ये W की वैल्यू अब यहाँ पे रखें तो पावर का फार्मूला हो जाएगा VIT/T। T से T कैंसिल, तो P का फार्मूला हमारा क्या आ गया, VI। ठीक है, अब देखिए इस V और I को अब भी हमें इलिमिनेट करके रेजिस्टेंस के टर्म में फार्मूला निकालेंगे पावर का, क्योंकि हमारे ऑप्शन में रेजिस्टेंस के टर्म में भी पावर का टर्म दिया हुआ है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, बाय ओम्स लॉ। तो बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक है, इंडक्टिव करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो ये V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो P का फार्मूला हो जाएगा IR इंटू I, ये हो जाएगा I²R। तो पावर का एक फार्मूला हो गया I²R भी। फिर हम क्या करें, यहीं से जो ओम्स लॉ है इसमें से I की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, यहां से I की वैल्यू अगर हम निकालेंगे क्या आएगा, V/R। अभी I की वैल्यू V/R फिर इस इक्वेशन में पुट कर दें P इक्वल टू VI में, तो क्या मिलेगा, P इक्वल टू V इंटू I के जगह पे रखेंगे V/R। ये मिल गया V²/R। तो हमें पावर के कौन कौन से फार्मूले मिले, एक तो VI मिला जो ऑप्शन सी में गिवन है, एक I²R मिला जो ऑप्शन ए में गिवन है, एक V²/R मिला जो ऑप्शन डी में गिवन है। ठीक है,
तो हमें देखिए ऑप्शन बी में जो आई आर स्क्वायर है यह कहीं पर हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि हमें जो आई और आर में रिलेशन हमें पावर का मिला वो आई स्क्वायर आर मिला, ना कि आई आर स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन बी गलत है, तो यही हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, तो आई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जो कि पेज नंबर 221 पर गिवन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वाट when it is operated on 110 volt, the power consumed will be ऑप्शन ए 100 वाट, ऑप्शन बी है 75 वाट, ऑप्शन सी है 50 वाट और ऑप्शन डी है 25 वाट। देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, जब वह 220 वोल्ट की सप्लाई पे वर्क करता है तो कितना पावर कंज्यूम करता है? 100 वाट। ठीक है, यही इसकी रेटेड वैल्यू है। तो जब भी रेटेड वैल्यू गिवन होती है तो हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? सबसे पहले हम बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा? पोटेंशियल डिफरेंस जिसपे बल्ब वर्क कर रहा है, V की वैल्यू दे रखा 220 वोल्ट और पावर की वैल्यू दे रखा 100 वाट। ठीक है, तो अगर इसका रेजिस्टेंस R हो तो हमें पता है P इक्वल टू क्या होता है? V स्क्वायर बाई R। तो यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाई P। V की वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट, इसका स्क्वायर बाई P है 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 484 ओम। इसका मतलब क्या हुआ? बल्ब का जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 484 ओम। अब यही बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, तो उस केस में कितना पावर कंज्यूम करेगा? ठीक है, तो देखिए बल्ब का रेजिस्टेंस अब यही रहेगा, केवल अब जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वह चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो न्यू वोल्टेज क्या दे रखा है या न्यू पोटेंशियल डिफरेंस? ए कितना दे रखा है? बी, इसको हम बी डैश मान लेते, ए 1110 वोल्ट। ठीक है, तो अब हमें पावर कंज्यूम की वैल्यू, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी या बी डैश का स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, क्योंकि अब पावर सप्लाई वोल्टेज 110 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे 110 स्क्वायर अपान 484, अब ये कितना हो जाएगा? 110 इंटू 110 अपान 484। ये 11 से डिवाइड होगा, ये 10 आएगा, 11 4 जा, फिर 44, 11 4 जा, फिर 11 से डिवाइड होगा 10, ये 4 हो गया, फिर 2 से डिवाइड होगा, ये 5 हो गया, ये भी 2 से डिवाइड हो गया 5, तो 5 इंटू 5 कितना आ गया? 25 वाट। ठीक है, तो पावर कंज्यूम्ड कितना होगा? 25 वाट। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, इसको भी आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, जो कि पेज नंबर 221 पर गिवन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ and equal diameters are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combinations would be, ऑप्शन ए है 1:2, ऑप्शन बी है 2:1, ऑप्शन सी है 1:4, ऑप्शन डी है 4:1। देखिए जो कंडक्टिंग वायर्स होते हैं उनके रेजिस्टेंस कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं? आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, और तीसरा किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, मटेरियल सेम है, तो मटेरियल जब सेम है तो रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोनों वायर्स के। और क्या है, लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेंथ भी यहाँ पे सेम है और डायमीटर सेम है। डायमीटर सेम है तो क्या होगा, उनकी रेडियस सेम होगी, और रेडियस सेम होगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा। इसका मतलब ये भी फैक्टर हमारा कोई इफेक्ट नहीं डालेगा रेजिस्टेंस पे। ठीक है, इसका मतलब दोनों कंडक्टिंग वायर्स के जो रेजिस्टेंस होंगे वो इक्वल होंगे। तो मान लेते हैं इसका मतलब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में क्या किया जा रहा है कि दोनों कंडक्टिंग वायर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है विथ ए पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है,
तो फर्स्ट जब सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2, तो हो जाएगा R प्लस R, ये हो जाएगा 2R। ठीक है, तो इस केस में हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, तो हीट प्रोड्यूस एच इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो यहाँ सीरीज के केस में हीट प्रोड्यूस निकाला था, हम इसको एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम आर एस कर दे रहे हैं क्योंकि आर एस की वैल्यू यहाँ पे निकली हुई है। V तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, मान लेते हैं टी टाइम के लिए अप्लाइड है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, V स्क्वायर, आर एस की वैल्यू हो गई 2R इंटू टी। ठीक है, तो ये हो गया V स्क्वायर टी बाई 2R। तो सीरीज के केस में कितनी हीट प्रोड्यूस हो गई, V स्क्वायर टी बाई 2R। अब यही दोनों वायर फिर पैरेलल में कंबाइन हो रहे हैं, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आरपी हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम पैरेलल वाले फार्मूले से निकालते हैं, 1/RP इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, ये हो जाएगा 2/R। तो यहाँ से आरपी की वैल्यू क्या निकल जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, आरपी की वैल्यू हो गई R/2। तो इस केस में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, फिर हम हीट वाले फार्मूला से एच इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, क्योंकि इस केस में भी पोटेंशियल डिफरेंस वही अप्लाइड है, टाइम की वैल्यू वही है। लेकिन ये पैरेलल के केस में हीट प्रोड्यूस निकाले तो यहाँ पे हम HP लिख दे रहे हैं, यहाँ पे RP लिख दे रहे हैं। अब RP की वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हैं, V स्क्वायर टी अपन RP की वैल्यू कितनी है, R/2, तो हो जाएगा 2V स्क्वायर टी अपन R, ये HP की वैल्यू हो गई। तो हमें क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल, मतलब HS और HP में हमें रेशियो निकालना है। तो HS अपान HP क्या हो जाएगा, HS की वैल्यू कितनी है, V स्क्वायर टी बाई 2R, V स्क्वायर टी बाई 2R, और HP की वैल्यू है 2V स्क्वायर टी बाई R। देखिए यहाँ पे R कैंसिल हो जाएंगे, V स्क्वायर टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल हमें क्या बचेगा, 1/2 इंटू 2, ये हो गई 1/4। तो इसका मतलब क्या हो गया, HS और HP का रेशियो कितना आ गया, HS इज टू HP, ये हो गया 1:4। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में 1:4, तो ऑप्शन सी सही है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 चालू करते हैं, जो कि पेज नंबर 221 पर गिवन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज ए वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हमेशा हम वोल्टमीटर को पैरेलल कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आइडियली क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, या प्रैक्टिकल केस में हमें कह सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होती है। ठीक है ना, तो हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से इसके अंदर करंट की वैल्यू बहुत कम पास होती है, जिससे इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, मतलब अपना एक खुद का वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होने की वजह से दोनों पॉइंट के बीच का एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। देखिए जैसे यहाँ पे एक सर्किट है, हमें 2 पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हमने वोल्टमीटर को इसके पैरेलल कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो करंट पास हो रही है, ठीक है, वह करंट किधर पास होगी, क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो हाई रेजिस्टेंस में करंट तो पास नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत तो पास होगी, तो इधर नेग्लेजिबल करंट पास होगी, और इधर क्या होगी, हमारी सारी मैक्सिमम करंट इस R1 के थ्रू पास होगी। तो जब R1 के थ्रू मैक्सिमम करंट पास होगी तो इधर कितना वोल्टेज ड्रॉप डेवलप होगा, V/IR1। ठीक है, तो यहाँ पे ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, या कह सकते हैं इतना वोल्टेज डेवलप होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो हम वोल्टेज ड्रॉप भी बोल सकते हैं। तो यही वोल्टेज IR1 वोल्टेज को ही एक पोटेंशियोमीटर मेजर करके रीडिंग देगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। अगर इसी पोटेंशियोमीटर को अगर सीरीज में कंबाइन कर दें तो क्या होगा, सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, जितने भी रेजिस्टर कनेक्टेड हैं उनके सबके सम के बराबर होती है। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप तो वोल्टमीटर के अंदर ही हो जाएगा। इसलिए 2 पॉइंट के बीच
का जो एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको ना मेजर करके एरर, या ये कह सकते हैं उससे बहुत कम वैल्यू ये देगा। ठीक है, तो इस केस में एरर बहुत ज्यादा आएगी। इसीलिए वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जिन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं उसी के। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, जो कि पेज नंबर 221 पर गिवन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? ए कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी 1.6 into 10⁻⁸ ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much the resistance change if the diameter is doubled? देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है। कॉपर वायर के डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर डी की वैल्यू दिया है 0.5 mm। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? r इक्वल टू डी बाई 2, ये हो गया 0.5/2, ये हो गया 0.25 mm। या इसको हम मीटर में रखें तो क्या हो जाएगी वैल्यू? 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। ये रेडियस की वैल्यू हो गई। रेजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखा है, रेजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, तो ये क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर। तो हमें लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। जब रेजिस्टेंस आर की वैल्यू 10 ओम है तो उस केस में वायर की लेंथ कितनी है, लेंथ फाइंड आउट करना था। हमें पता है आर इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए। तो यहां से एल का फार्मूला क्या निकलेगा? आर ए बाई रो, ये हो जाएगा आर। ए इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन रो। यहां से एल इक्वल टू आर की वैल्यू रख दें 10 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.25 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन रो की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁸। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी नियर अबाउट 122.65 मीटर। ठीक है, यह नियरली इक्वल टू कितना हो गया? 122.7 मीटर। तो यही कॉपर वायर की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, फिर अभी और भी क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि हाउ मच रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। देखिए जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर होता है यह आर प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन 1/a, और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यह प्रोपोर्शनल टू, और आर को हम डायमीटर के टर्म में रखें तो क्या होगा? d/2 पाई इंटू d/2 का स्क्वायर। तो ये प्रोपोर्शनलिटी में है तो कांस्टेंट सारे हट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/d²। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर डायमीटर को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डायमीटर यहाँ 2d नीचे रखेंगे तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? 1/4 का मतलब 1/4। तो डायमीटर को जब डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस बिकम्स 1/4। ठीक है, तो अगर आर डैश हमारा क्या हो, रेजिस्टेंस को डबल करने के बाद रेजिस्टेंस हो और आर इनिशियल रेजिस्टेंस हो तो क्या हो जाएगा? ये r/4। तो ये रेजिस्टेंस हमारा क्या है? यही 122.7 है, नहीं सॉरी 10 ओम है। आर की वैल्यू कितना गिवन है? 10 ओम। तो यहाँ पे 10/4 कर देंगे तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना हो जाएगी? 2.25 ओम। ठीक है, तो न्यू रेजिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी? 2.25 ओम जब डायमीटर को डबल करेंगे तो। चलिए आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए और थैंक यू।